टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी का टॉपिक है, पढ़ेंगे। लगभग है ना हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन है आता है। कौन सी सोसाइटी रहेगी बेटा? थियोसॉफिकल सोसाइटी रहेगी। लगभग हर एग्जाम में इस सोसाइटी से क्वेश्चन है बनता है। एचएसएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, एचएसएससी के साथ एसएससी, स्टेट एग्जाम, पीसीएस सभी में क्वेश्चन है आते हैं। ठीक है, एक बार तो डायरेक्ट क्या हो गया, कोई ना बाद में कर लेंगे। एक बार तो डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन बना था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, ये किस में विश्वास रखती थी? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास है रखती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किस में विश्वास रखा करती थी? पुनर्जन्म का अर्थ होता है रीबर्थ। क्या होता है? रीबर्थ। की इंसान का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। तो इस सोसाइटी का किस में धारणा थी कि इंसान का क्या होता है? रीबर्थ होता है या पुनर्जन्म होता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लिख लो, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875। ठीक है, 1875 में ही हम पढ़ेंगे कि भारत में ना एक समाज आएगा जिसे हम पढ़ेंगे आर्य समाज। भारत में इस टाइम है ना मुंबई में किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई। तो दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो बेटा। कल 1893 में तीन चीजें बताई थी। महात्मा गांधी अफ्रीका गए, एनी बेसेंट भारत आई, और स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। 1875 में कौन सा आंदोलन चला था? कौन सी सोसाइटी की स्थापना हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की थी मैडम ब्लात्स्की। मैडम किसने की थी बेटा? मैडम ब्लात्स्की। मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकोट, कर्नल अलकोट ने की थी। लिख लो, मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकोट ने इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकोट ने की थी। लिख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लात्स्की ने की थी, और उनके साथ कौन थे बेटा? कर्नल अलकोट। मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकोट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर की थी? न्यूयॉर्क में। अब ये सोसाइटी विश्वास करती थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सोसाइटी है ना जो हमारे पुराने धर्म थे ना, इनको ना पुनर्जीवित करने के लिए आई थी। ठीक है, लिख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए यह सोसाइटी आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस लिए हुई थी? पुराने धर्मों को, लिख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस लिए हुई थी? पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए इस सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किन धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए? पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए इस सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पुराने धर्म का मतलब है जो हमारे बौद्ध धर्म होते थे, जैन धर्म होते थे, हिंदू धर्म को तो सनातन धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनातन धर्म। इनको ना मतलब दोबारा से जीवित करने के लिए कौन सी सोसाइटी आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी। स्थापना इसकी कहां पर हुई थी बेटा? न्यूयॉर्क में। किसने की थी? मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकोट। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। और ये सोसाइटी किस लिए आई थी? पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए ये सोसाइटी आई थी। और इसकी पहली शाखा, यही क्वेश्चन आता है, भारत में 1886 ईस्वी में मद्रास में एक जगह है अड़यार। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था। 101% रट लेना। इसकी पहली शाखा भारत में कहां पर आई थी? मद्रास में, अड़यार नामक स्थान पर, क्योंकि इसका कनेक्शन भारत से पढ़ना है ना हमें। ठीक है, लिख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की
भारत में पहली शाखा कहां पर आई थी? तो मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में पहली शाखा कहां पर आई थी? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर ना इसकी पहली शाखा आई थी। कहां पर आई थी इसकी पहली शाखा? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर इसकी क्या आई थी? पहली शाखा आई थी। कब आई थी? 1886। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1875 में हुई। इसकी पहली शाखा भारत में कब आई? 1886 में। किस स्थान पर आई थी? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर इसकी क्या आई थी? पहली शाखा आई थी। ये सोसाइटी बेटा पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। लिख लो, ये सोसाइटी किस में विश्वास रखती है? जिसे आप बोलते हो रीबर्थ। ठीक है, ये सोसाइटी लिख लो किस में विश्वास रखा करती थी? पुनर्जन्म या रीबर्थ में विश्वास रखा करती थी। ये सोसाइटी किस में विश्वास रखा करती थी? पुनर्जन्म या रीबर्थ। इंसान का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है, आज भी हमारी है ना कई चीजें है ना वो विश्वास करती है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि इंसान है ना वो कभी भी जाकर आगे भी इंसान बनता है, ऐसी भी मान्यताएं होती है कि इंसान का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है, लेकिन वो अपनी मेमोरी है ना वो लॉस्ट कर देता है, काफी टाइम बाद उसको याद भी आ जाती है। कई ऐसे भी इंसान हमने न्यूज़पेपर में या खबरों में सुने होते हैं। तो ये विश्वास रखती थी कि इंसान का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। ठीक है, अब इसकी ना भारत में ना कमान संभाली थी, क्योंकि 1893 में एक लेडी भारत आई थी। कल भी बताया था, श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई थी। कौन आई थी? श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई थी। तो भारत में लिख लो इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका प्रचार प्रसार किया। किस सोसाइटी का? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई, प्रचार प्रसार किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट है ना वो किस सोसाइटी से प्रभावित थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या होती थी? प्रभावित होती थी। और भारत में इसका क्या किया था? इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और ये श्रीमती एनी बेसेंट भारत की तो नहीं थी, आयरलैंड की थी, लेकिन भारतीयों से इसे इतना प्यार था कि आप सोच भी नहीं सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी किसको मिला था? श्रीमती एनी बेसेंट। जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो ये जेल से अध्यक्ष बनी थी। एकमात्र कांग्रेस की ऐसी अध्यक्ष थी जिनका ना मतलब अध्यक्ष बनी तब ये कहां पर थी? जेल में थी। ठीक है, तो इन्होंने भारत में प्रचार प्रसार किया। इस कड़ी में ना ये पेपर में आता है 1898 ईस्वी में ना इन्होंने एक कॉलेज की नींव रखी थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी 1898 में बनारस में। कहां पर रखी थी? 1898 में बनारस में रखी थी। लिख लो, इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव कहां पर रखी थी? कहां पर रखी थी बेटा? बनारस में रखी थी। किस कॉलेज की नींव रखी थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। आज जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बेटा, आज इसको हम जानते हैं BHU के नाम से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इसे हम किस नाम से जानते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रियल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, इसका जो मतलब बनने का टाइम है ना, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही था। 1916 में ना इसको नाम क्या दे दिया गया? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को क्या बोल देते हैं बेटा? विश्वविद्यालय बोल देते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, इसका श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को जी को इसका क्या जाता है? श्रेय जाता है। मदन मोहन मालवीय जी को इसका क्या जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को इसका क्या जाता है? सारा का सारा श्रेय जाता है। BHU का सारा श्रेय किसको जाता है बेटा? मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। और मदन मोहन मालवीय जी को ना भारत रत्न भी मिल चुका है। मदन मोहन मालवीय जी को कौन सा रत्न से नवाजे जा चुके हैं बेटा? भारत
रत्न भी किसको मिल चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उनके साथ भारत रत्न किसे दिया गया था? मदन मोहन मालवीय। सचिन तेंदुलकर को भी आपको पता है क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। तो मदन मोहन मालवीय कोई आम इंसान नहीं थे। मरणोपरांत अगर किसी को भारत रत्न मिलता है ना, वो कोई आम इंसान बेटा नहीं होगा। कहते हैं एक बार ना, ये कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, बिना पैसे के यूनिवर्सिटी नहीं बनती। कहते हैं मदन मोहन मालवीय थे ना, ये है ना बीएचयू के लिए चंदा इकट्ठा किया करते थे। क्या इकट्ठा करते थे बेटा? चंदा इकट्ठा करते थे। कोई भी यूनिवर्सिटी बनेगी आपको पता है, बिना चंदे के कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। तो ये क्या इकट्ठा किया करते थे? चंदा, जिसे आप डोनेशन बोलते हैं। तो एक बार कहते हैं ये चंदा इकट्ठा करने के लिए ना एक सेठ के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? सेठ के पास। और सेठ जी को कहते हैं, क्योंकि सेठ होते हैं ना ज्यादातर वो दानवीर माने जाते हैं, तो एक सेठ था बड़ा मतलब पहुंचा हुआ सेठ था। तो मदन मोहन मालवीय जी जाते हैं, सेठ को प्रणाम करते हैं, बोला सेठ जी हमें बीएचयू यूनिवर्सिटी बनानी है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसको नाम क्या किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके लिए ना आप हमें क्या दे दो? डोनेशन दे दो। तो सेठ जी ने ना बिना इनकी ओर देखा ही नहीं, और कहते हैं एक है ना मतलब लाखों की उस एक पोटली थी, उसमें लाखों रुपए थे, और उसने ना इनकी तरफ मदन मोहन मालवीय की तरफ वो टोकरी फेंक कर मारी पैसों की, मतलब लाखों रुपए थे। बोला जा तू भी क्या याद करेगा कि कोई ऐसा सेठ मिला था जिसने बिना देखे बीएचयू के लिए कितना चंदा दे दिया? लाखों का। तो इन्होंने क्या किया, वो टोकरी जो पैसे वाली कोठली थी, बोतली थी, वो उनके सेठ के मुंह पर फेंक दी। बोला तुम भी क्या याद करेगा कि कोई इंसान तेरे इन लाखों को ठोकर मार कर जा रहा है। ये देखो इतना एटीट्यूड था इस इंसान में, मदन मोहन मालवीय। यूं ही किसी को भारत रत्न नहीं मिलता। मदन मोहन मालवीय ने ना सेठ से रुपए मांगे, उसने ना वो पैसों की पोतली उसको मुंह पर फेंकी और उन्होंने वापिस उसके मुंह पर मार दी। बोला क्या याद करेगा कि तेरे को कोई ऐसा इंसान है जो लाखों रुपए को ठोकर मार कर जा रहा है। ठीक है, फिर पैसा तो चाहिए ना। ठीक है, अब ये पैसा यहां से तो मिला नहीं, फिर यहां से निकलते ये चले गए एक राजा के पास। किसके पास चले गए? राजा के पास चले गए और राजा जी को प्रणाम किया। बोला राजा जी बीएचयू के लिए हमें चंदा चाहिए। राजा है उसके के पास तो मांगने वाले डेली आते हैं। वो कहता है मेरे पास है ना मदन मोहन मालवीय जी, आपको देने के लिए चंदा नहीं है। ठीक है, बोला चंदा तो चाहिए राजा जी, आपकी प्रजा ही के ही बच्चे पढ़ेंगे। बोला मेरे पास तो इस टाइम है ना शाही खजाना खाली है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ये इंटेलिजेंट तो थे, दाएं बाएं देखा, बोला यार कुछ तो होगा राजा जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला कुछ भी नहीं है। तो एक मतलब साइड में क्या देखा, राजा की एक जुत्ती पड़ी थी, फटी पुरानी क्या पड़ी थी? जुत्ती पड़ी। बोला ये दे दो। तो राजा ने सोचा यार पीछा छूटेगा, बोला ले जा तू, ये ही ले जा। तो ये क्या करता है, इतना इंटेलिजेंट था, गांव के एक चौराहे पर जाकर उस जुत्ती को ना ऊपर टांग दिया और उसकी नीलामी शुरू कर दी। बोला राजा की जुत्ती है। ठीक है, अब राजा की जुत्ती होगी तो उसकी नीलामी तो होगी। अब आपकी जुत्ती टांगे रखो चाहे कहीं भी टांगे रखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब जुत्ती राजा की थी। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर अगर एमआरएफ वाला बैट बेचे अपना, ठीक है, जिससे उसने 2000 जो आपका 11 का वर्ल्ड कप जीता था, तो वो नीलामी करे तो आज करोड़ों का बिक जाएगा वो बैट। आपके नहीं बिकेंगे क्योंकि नाम कमाना पड़ता है। ठीक है, तो राजा की जुत्ती की बोली क्यों लग रही थी? हर कोई सोचता था अगर इसकी जुत्ती आ गई ना तो कल को हम कहेंगे कि राजा है ना, उसकी जुत्ती हमारे पूर्वजों के पास है, तो राजा के जो पूर्वज होंगे वो हमारे से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। पहले शान की प्रतीक मानी जाती थी ये चीजें। ठीक है, जैसे टीपू सुल्तान की तलवार है ना, अमेरिका से ये जो आपका जो विजय माल्या लेकर आए थे। ठीक है, तो वो शान की प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उस जुत्ती की बोली देखते ही देखते लाखों में चली गई। कोई कहता इतने मैं दे दूंगा, ये मेरे को दे दो। फिर राजा की है ना माँ गुजर रही थी, उसने उसे लगा कि राजा का तो ये अपमान होगा अगर जूती बिक गई। तो उसने मदन मोहन मालवीय को अपने साथ लेकर आई और राजा के पास लेकर आई। फिर राजा को गलती का एहसास हुआ और उसने लाखों का इसको क्या दिया था? चंदा दिया था। तो कहने का मतलब जहां से चंदा मिल रहा था तो वहां तो ठोकर मार कर आ गए, और जहां से नहीं उम्मीद थी वहां से ये चंदा ले आए। इतने इंटेलिजेंट थे। तो ये आपको याद रखना है,
जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। मैडम ब्लात्स्की, कर्नल अलकाट। 1886 में इसकी पहली शाखा मद्रास में अडियार नामक स्थान पर इसकी पहली शाखा आई थी। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, 1898 में इस 1893 के बाद इसकी कमान श्रीमती एनी बेसेंट ने संभाली। 1898 में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने बनारस में की, और 1916 में वही सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी क्या बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तब इसमें काम किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें काम किया था। ठीक है, अब एक आंदोलन और है बेटा, ये किस पर विश्वास रखते थे, एक तो पुनर्जन्म और एक हमारे पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए आया था। एक है यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा बेटा, यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। एक नाम है हेनरी विवियन, हेनरी विवियन डेरिजियो, लिख लो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में, लिख लो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी बेटा, हेनरी विवियन डेरिजियो ने की थी, लिख लो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन होते थे, हेनरी विवियन डेरिजियो, लिख लो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, हेनरी विवियन डेरिजियो ने की थी। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1828 ईस्वी में हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, हेनरी विवियन डेरिजियो ने। कब की थी, 1828 ईस्वी में। 1828 में अब आपको लगेगा कि सर ब्रह्म समाज भी आया था ना, तो ये है ना, हेनरी विवियन डेरिजियो है ना, लिख लो। किस समाज से प्रभावित थे, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज से प्रभावित होंगे तो किस व्यक्ति से प्रभावित होंगे, राजा राम मोहन राय। कल मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद जी भी किससे प्रभावित थे, राजा राम मोहन रॉय या ब्रह्म समाज से क्या होते थे, प्रभावित होते थे। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई बेटा, 1828 ईस्वी में। किसने की थी, हेनरी विवियन डेरिजियो ने। किसकी स्थापना की थी, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में की थी। और ये हेनरी विवियन डेरिजियो है ना, ये जब है ना, कल आपको मैंने एक बार जब ब्रह्म समाज पढ़ा रहा था ना, तो 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर की थी, कलकत्ता में की थी। तो ये हिंदू कॉलेज है ना, किसकी सहायता से मिलकर खोला था, डेविड हेयर की सहायता से। ये पढ़ा चुका हूं, नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा कॉलेज खोला था बेटा, हिंदू कॉलेज खोला था। किसकी सहायता से खोला था, डेविड हेयर की सहायता से। तो इस हिंदू कॉलेज में ना जो प्रोफेसर थे ना, वो कौन होते थे, हेनरी विवियन डेरिजियो होते थे। हेनरी विवियन डेरिजियो होते थे, लिख लो। उस हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर कौन होते थे, हेनरी विवियन डेरिजियो होते थे, लिख लो। इस हिंदू कॉलेज में जो प्रोफेसर होते थे वो कौन होते थे बेटा, हेनरी विवियन डेरिजियो क्या होते थे, इस हिंदू कॉलेज में क्या होते थे, प्रोफेसर होते थे। इस हिंदू कॉलेज में क्या होते थे बेटा, हेनरी विवियन डेरिजियो प्रोफेसर होते थे। और एक बार आया, वो किसके प्रोफेसर होते थे, अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के होते थे, अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर होते थे। और मैंने आपको एक बात बताई थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर कौन सा व्यक्ति था, राजा राम मोहन राय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर कौन था, या पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर कौन सा था, वेदांत कॉलेज भी खोला था ना राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, कब खोला था ये और बता दो, पढ़ोगे तो नहीं ना। 1809 में उनकी एक पुस्तक आई थी, तुझ फुल उल मुहाइनी दीन, जिसे एकेश्वरवाद का उपहार कहा गया। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर के साथ मिलकर। 1820 में ना उनकी क्या क्या आई थी,
रचना आई थी प्रिंसेस ऑफ जीसस। 1821 में संवाद कौमुदी आई थी। 1822 में मिरातुल अखबार आया था और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय का क्या हो गया था, देहांत हो गया। ये चीजें याद रखा करो, ये नहीं है कि आज याद कर ली और कल भूल गए, फिर फायदा नहीं है इन चीजों का, ठीक है। तो ये जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ना राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर, उस हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर कौन होते थे, हेनरी विवियन डेरिजियो होते थे। किस भाषा के प्रोफेसर होते थे, अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर हुआ करते थे। कहते हैं हेनरी विवियन डेरिजियो है ना 1809 में जन्म हुआ और 1831 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। हेनरी विवियन डेरिजियो का जन्म 1809 में हुआ था और 1831 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लिख लो 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1831 में ना हेनरी विवियन डेरिजियो की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं बेटा इन्हें है ना एक बहुत बड़े इंसान हुए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन हुए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। जो कांग्रेस पढ़ाएंगे ना उसमें नरम दल के नेता होते थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को माना जाता है। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को माना जाता है। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को माना जाता है। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को बंगाल में किसका जनक माना जाता है बेटा, आधुनिक सभ्यता का जनक माना जाता है। किसने कहा था इनको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इनको क्या कहा था, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का इनको क्या माना था, जनक माना था। और कहते हैं आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रीय कवि थे ये। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को माना जाता है। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है, हेनरी विवियन डेरिजियो को। ये एक समाचार पत्र में काम करते थे जिसे बोलते थे ईस्ट इंडिया। लिख लो इन्होंने किस मतलब समाचार पत्र में काम किया था, ईस्ट इंडिया समाचार पत्र में भी काम किया था। लिख लो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किस में काम किया था, बता दो, ईस्ट इंडिया समाचार पत्र में काम किया था। और हेनरी विवियन डेरिजियो है ना, ठीक है, ये चाहते थे बेटा तुरंत बदलाव हो। क्या हो, तुरंत बदलाव हो। ये किस में विश्वास रखते थे कि जो भी चीज है ना वो क्या होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। इन्होंने उस टाइम है बेटा किस शिक्षा की आवाज उठाई थी, क्षत्रिय शिक्षा की क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। उस टाइम आइडिया लगाओ 1828 के आसपास है, इस इंसान ने किस शिक्षा की आवाज उठाई थी, क्षत्रिय शिक्षा की। उस टाइम है ना मतलब भारतीय है अपनी महिलाओं को या अपनी बहन बेटियों को स्कूल या कॉलेज नहीं भेजा करते थे। पुराने टाइम में कोई भी देखो, एक आप बता दो कौन सी लड़की पढ़ी हुई थी। हम ये तो पढ़ते हैं महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, सर छोटू राम ने भी वकालत की पढ़ाई आगरा से की थी, लाला लाजपत राय ने लाहौर से की थी। कोई एक सिंगल महिला बता दो जो वकालत करती है। पुराने टाइम में महिलाओं को पढ़ने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का इतना खौफ था वो लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम इन्होंने किसकी मांग उठा दी, क्षत्रिय शिक्षा की। सोचो कितने इनको विरोध का सामना करना होगा। उस टाइम इन्होंने कहा कि क्षत्रियों की शिक्षा जरूरी होनी चाहिए, ठीक है।
तो इन्होंने उस टाइम कहा था, आप आइडिया लगाओ बेटा इनका कितना विरोध रहा होगा। ये कहते हैं तुरंत होनी चाहिए जो काम है। राजा राम मोहन रॉय तो ये कहा करते थे कि अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ये बोला सिस्टम में रहूं ना रहूं लेकिन ये चीजें तुरंत होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब क्रांतिकारी विचारधारा के इंसान होते थे। ठीक है, अगर है ना, अगर आज मैं ये बात आपको कह दूं कि आज से 50 साल बाद है ना, जो भी पढ़ने जाएगा ना वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएगा। आपको अजीब लगेगा कि सर पागलों जैसी बात कर रहे हैं। और 50 साल बाद अगर ये चीज हो गई ना, फिर आप में से कोई या जीवित रहेगा ना, फिर आप कहोगे ठीक है बोला प्रदीप सर ने वो बात क्या बोली थी, सही बोली थी। ये क्रांतिकारी थी। उस टाइम तो इनकी बात ऐसी लग रही थी ये कोई पागल इंसान बात कर रहा है। आज आप कहोगे यार सर ऑक्सीजन की, कोविड आया था देखा नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर की 50 साल बाद लिखवा लो, एफिडेविट ले लो, सारे के सारे घर से चलेंगे ना, ऑक्सीजन सिलेंडर बैग होता है ना, हमारे बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा आने वाले टाइम में, लिखवा लो चाहे 50 साल बाद। हो सकता है ज्यादा बोल दिया, 50 पहले भी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आज अगर ये बात मैंने बोली है ना तो आप बोलोगे सर तो पागल हो गई है, ऑक्सीजन तो बहुत है पर्यावरण में। ठीक है, कितनी है लेकिन कम है। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी समाचार पत्र में क्या किया था, इन्होंने काम किया था। किस में काम किया था, ईस्ट इंडिया। और ये तुरंत बदलाव में क्या करते थे, विकास। इन्होंने कई क्लब भी बनाए थे, यंग बंगाल क्लब, यंग बंगाल क्लब, अकेडमिक क्लब, अकेडमिक क्लब, डिवेटियन क्लब, डिवेटियन क्लब। इन्होंने कई क्लबों की भी स्थापना की थी। यंग बंगाल क्लब लिख लो, यंग बंगाल क्लब, अकेडमिक क्लब, डिवेटियन क्लब। इन्होंने कई क्लब भी बनाए थे, यंग बंगाल क्लब, अकेडमिक क्लब और डिवेटियन क्लब। इनकी स्थापना किसने की थी बेटा, हेनरी विवियन। इनका समाचार पत्र कौन सा था, ईस्ट इंडिया। लिख लो, वो दैनिक समाचार पत्र होता था। कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक समाचार पत्र होता था। लिख लो, ईस्ट इंडिया कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक समाचार पत्र होता था। लिख लो, वो कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक समाचार पत्र होता था। ठीक है, वो कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक समाचार पत्र होता था। ईस्ट इंडिया कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक। और इन्होंने कहते हैं पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात की थी। इन्होंने किसकी बात की थी, पत्रकारिता है ना, जब तक स्वतंत्र नहीं होगी ना तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते। लिख लो, इन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता की क्या की थी, बात की थी। इन्होंने किसकी बात की थी, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की इन्होंने क्या की थी, बात की कि हमारी जो पत्रकारिता है ना वो क्या होनी चाहिए बेटा, स्वतंत्र होना चाहिए। इनकी विचारधारा क्या होती थी, तार्किक होती थी। लिख लो, इन्होंने तर्क पर विश्वास रखते थे। इनकी विचारधारा कौन सी होती थी, तार्किक होती थी। और एक बार आया, ये किस क्रांति से प्रभावित होते थे, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। हेनरी विवियन डेरिजियो किस क्रांति से प्रभावित थे बेटा, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होते थे। हेनरी विवियन डेरिजियो किस क्रांति से प्रभावित होते थे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होते थे। पेपर में आता है बेटा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। और हमने ना 3 शब्द लिए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, ये शब्द हमने लिए थे, किस क्रांति से लिए थे, फ्रांस की क्रांति। पेपर में आता है ये किस क्रांति से प्रभावित होते थे, बता दो। फ्रांस की क्रांति से ये क्या होते थे, प्रभावित होते थे। हेनरी विवियन डेरिजियो किस क्रांति से प्रभावित होते थे, फ्रांस की क्रांति से क्या होते थे, प्रभावित होते थे। कौन होते थे बेटा फ्रांस की क्रांति से प्रभावित, हेनरी विवियन डेरिजियो। इनका समाचार पत्र कौन सा होता था, कौन सा होता था, ईस्ट इंडिया समाचार पत्र होता था। वो कौन सा समाचार पत्र होता था, दैनिक समाचार पत्र होता था। ईस्ट इंडिया समाचार पत्र कौन सा होता था, दैनिक। तार्किक होते थे, क्षत्रिय शिक्षा पर और समाज में जितनी भी बुराइयां थी ना, इन्होंने सभी समाज की बुराइयों का क्या किया था, इन्होंने खंडन किया था। ये इतने एग्रेसिव हो गए कि 1831 में ना इनको ना, जो कौन से कॉलेज में ये प्रोफेसर थे, हिंदू कॉलेज से इनको
निकाल दिया गया। लिख लो 1831 में इनकी विचारधारा इतनी तेज हो गई कि इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। 1831 में लिख लो इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और 1831 में ना इनको हैजा हो गया और हैजा के चलते 1831 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लिख लो 1831 में इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था और 1831 में हैजा के चलते बेटा इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने, यंग बंगाल आंदोलन। किसने चलाया था, हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया था। ठीक है, ये सत्री शिक्षा के क्या थे, पक्षधर थे। तार्किक इनकी क्या होती थी, सोच होती थी। यंग बंगाल आंदोलन कब चला था, 1828 में। इन्हीं से प्रभावित होकर ना एक आंदोलन और चला था, यंग बॉम्बे आंदोलन। यंग बॉम्बे आंदोलन चला था। इससे क्वेश्चन नहीं आया। 1834 में मुंबई में चला था। एक कॉलेज था एल्फिस्टन कॉलेज। इस यंग मुंबई आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन से प्रभावित होकर कौन सा आंदोलन चला था बेटा, यंग बॉम्बे आंदोलन चला था। यंग बंगाल आंदोलन से प्रभावित होकर कौन सा आंदोलन चला था, यंग बॉम्बे आंदोलन चला। और यंग बॉम्बे आंदोलन कब चला, 1834 में। यंग बंगाल आंदोलन चला 1828 में। यह आंदोलन कब चला, 1834 में चला। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, मुंबई होता था। यंग बॉम्बे आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, मुंबई। यंग बॉम्बे आंदोलन का क्या होता था, प्रमुख केंद्र होता था। कौन सी जगह प्रमुख केंद्र थी, मुंबई था। और ये इसका मुंबई के कौन सी जगह इसका प्रमुख केंद्र होती थी, एल्फिस्टन कॉलेज। मुंबई का काफी नामी ग्रामी कॉलेज है। ये इसकी क्या होती थी, प्रमुख भूमि होती थी। तो आज हमने एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ी है, एक यंग बंगाल आंदोलन और दो शब्दों का था यंग बॉम्बे आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो 1828 में सत्री शिक्षा के पक्षधर थे, सामाजिक बुराइयों का खंडन किया, तार्किक थे, पत्रकारिता की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। 1817 में हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के क्या होते थे, प्रोफेसर होते थे। और इनकी सोच क्या होती थी, तार्किक होती थी। इन्होंने 3 क्लब बनाए थे, यंग बंक जो कॉलेज यंग जो बंगाल क्लब, डिबेटियन क्लब और एकेडमिक क्लब। ये डिबेटियन क्लब में ना ये कहते थे अगर किसी को डिबेट करनी है ना वो मेरे साथ करो ना, और मेरे को अगर आपने डिबेट में हरा दिया तो मैं आपकी बात है मान लूंगा। और कहते इनको डिबेट में कोई हरा भी नहीं पाया। क्रांतिकारी विचारधारा के थे, तभी तो कॉलेज ने इनको 1831 में निकाल दिया। फिर इनको हैजा हो जाता है और हैजे के चलते 1831 में क्या हो गई थी, मृत्यु। समझ आ गया क्या, आज वाला कोई डाउट तो नहीं है। यहां से आगे कल पढ़ेंगे, आज कहीं जाना है बच्चों। थैंक यू।